लेकिन समीर जी, ये क्या जो पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए वो एक्सपोस्ट खेल रहे हैं। कर लीजिए पार्लियामेंट में चर्चा, इसमें आप डिलिमिटेशन बिल हो, विमेन रिजर्वेशन बिल हो, सब बात कर लीजिए। देखिए, पार्लियामेंट में नहीं हो रही, इससे तो सोशल मीडिया के ऊपर सब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये मानसून सत्र देखें तो सरकार का ये मानसून सत्र बहुत विफल रहा है। सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फ्लोर मैनेजमेंट सरकार का बहुत बुरा मैं मानता हूँ इस सत्र के अंदर कि सरकार मेरी इसमें राय ये है कि इसी बार तो इन्होंने सबसे ज्यादा फ्लोर मैनेज करने की कोशिश की है। किरण रिजिजू ने कितनी दफे बात की है, लेकिन अब किरण रिजिजू ने की है ना। क्या पार्टी सरकार की तरफ से कोई बड़ा नेता ने इसमें हस्तक्षेप किया? किरण रिजिजू का वो कद नहीं है ना, आपने को संसदीय कार्य मंत्री बना दिया, लेकिन राजनीतिक रूप से उनका वो राजनीतिक कद नहीं है कि वो बड़े स्तर पर चीजें कर सके। तो मुझे लगा सरकार अगर चाहती है, सरकार को लगता है कि किरण रिजिजू से संभल नहीं रहा फ्लोर मैनेजमेंट, तो सरकार बैकडोर से बड़े नेताओं को इन्वॉल्व कर सकती थी। राजनाथ इसमें इन्वॉल्व हो सकते थे, अमित शाह जी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते थे, कोई दूसरे बड़े नेता इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति लगती है कि सरकार चाहती है कि फ्लोर चले। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल परिसीमन को लेकर जो गतिरोध बना हुआ वो बना रहेगा। सरकार ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से इस पर सहमति बने, चर्चा हो और पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। सरकार भी एफसीआर भी लेकर नहीं आ पाई है। आज 20 तारीख से सेशन शुरू हुआ है, आखिरी के 4 दिन बचे हुए। पहले का सत्र पूरा जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को लेकर लंबा विरोध हुआ, उसके बाद हुआ उनका इस्तीफा, उसके बाद लगातार विपक्ष हंगामा करता रहा। तो मुझे लग रहा है कि अभी 4 दिन सरकार के लिए बहुत क्रूशियल है। अब 4 दिन में सरकार क्या क्या बिल लेकर आएगी? अब कहा जा रहा है कि अमित शाह जी पार्लियामेंट में बिल लेंगे, तो जरूरी तो नहीं है कि सहकारिता का बिल अमित शाह जी रखे। वो कृष्णपाल गुर्जर और मुरलीधर माहौल जो सहकारिता एमओएस मंत्री है वो भी बिल को रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कैबिनेट मंत्री उस बिल को लेकर आए। और अमित शाह जी पार्लियामेंट में आएंगे तो क्या जवाब देंगे? ये भी कोई जरूरी नहीं है कि वो जवाब देंगे। जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह जी आए और जवाब दे सदन के अंदर, तो मुझे लगता है अगर अमित शाह जी आएंगे तो वो हो सकता है बिल रखें, हो सकता है उनका मंत्री एमओएस जो बिल रख दें। अमित शाह बिल उस पर नहीं बोले जिस पर राहुल गांधी कह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो पूरे विस्तार के साथ जवाब दे जो राहुल गांधी चाह रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी कल तय होगा इसका क्या होगा। मुझे इस बात की संभावना कम नजर आ रही है कि अमित शाह जी अभी इस विस्तार से जो राहुल गांधी कह रहा है या विपक्ष कह रहा है उसका जवाब देंगे। अगर सरकार को लगता है कि इस पर अमित शाह जी को देना है तो मुझे लगता है कि इतना समय अमित शाह जी को लगता नहीं। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि अमित शाह जी को तमाम तथ्य जुटाने थे, तमाम जानकारी इकट्ठी करनी थी, पूरे तथ्य और तर्कों के साथ अमित शाह जी जब आते हैं तो पूरे तथ्य और तर्कों के साथ आते हैं और बहुत बेहतर बात अपनी तरफ से रखते हैं। और ये बात सही है कि जब वो सदन के अंदर बोलते हैं तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रहता और विपक्ष की पूरी तरीके से बोलती बंद होती है। वो तमाम चीजें बहुत बेहतर तरीके से रखते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल वो आने वाले हैं। परिसीमन में मुझे लगता है कि सरकार फिलहाल अभी इन 4 दिनों के अंदर लाने की स्थिति में नजर नहीं आ रही है। तमिलनाडु में मीटिंग हुई, हर्षवर्धन जी, तमिलनाडु में मीटिंग हुई परिसीमन को लेकर। विजय की भी एक मीटिंग हुई। विजय की मीटिंग से कांग्रेस ने अपनी दूरी बना ली। डीएमके अपना स्टैंड पहले ही बता चुकी है कि वो सरकार के साथ है। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं उस मीटिंग की। कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने इससे लेकर राज्य के सांसदों की बैठक बुलाई थी और इसमें परिसीमन पर चर्चा भी हुई, लेकिन डीएमके और एआईडीएमके इस बैठक में शामिल नहीं थे। बैठक में कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम, एमडीएमके और आईयूएमएल के करीब 21 सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि इस मुद्दे को पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व सुरक्षित रहना चाहिए। तो अब ये जो बातें हैं हर्षवर्धन जी, एक इशारा तो ये करता है कि कार्ति चिदम्बरम भी ये कह रहे हैं कि भाई दिस इज द इशू बियॉन्ड द पार्टी। आप राजनीति से ऊपर हट के आप प्रतिनिधित्व का सोचिए। राहुल गांधी का स्टैंड बिल्कुल अलग है। वो ये कह रहे हैं कि जो 543 मौजूदा सीटें हैं उसी में आप विमेन रिजर्वेशन दे दीजिए। ये परिसीमन का बिल, विमेन रिजर्वेशन का बिल क्या अधर में लटक जाएगा? पहली बात है कि राहुल जी का कोई व्यू नहीं होता, एक लाइन का व्यू है कि किसी भी कीमत पे सरकार का विरोध करना है। राहुल गांधी का कोई व्यू जैसी चीज़ नहीं होती है। व्यू आज तक वो मतलब मुझे तो नहीं दिखा कि किसी चीज़ पर कोई उनका अच्छा वाला दृष्टिकोण कोई रहा हो। तो कोई दृष्टिकोण नहीं होता है उनका, एक लाइन का है जो समझाया गया है उनको, जो उनको समझ में आ गया है कि मोदी कुछ भी बोलो उसका विरोध करो। और हम लोग एक जमात है, एक गिरोह है, वो क्या कहेगी कि देखो राहुल अकेला लड़ रहा है मोदी से, वरना कोई तो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। वरना जरा सोचिए कि देश में प्रतिनिधित्व को लेकर इतने लंबे समय से वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसको लगातार टाला जाता रहा। हर राजनीतिक दल, यहां तक कि अटल जी की भी सरकार में लगा कि नहीं भाई उत्तर दक्षिण का विवाद ना हो जाए, कोई और झगड़ा ना हो जाए। इस सरकार ने एक फॉर्मूला निकाला, एक तय किया कि ठीक है भाई जितनी जनसंख्या हो गई, ये बात तो सही है कि अगर आबादी के आधार पर कहेंगे तो उत्तर भारत का बहुत हो जाएगा। तो उसका एक तरीका है कि हम 50% रेशनल में कर देते हैं। हालांकि एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तर भारत से बहुत बड़ा मूवमेंट वो पश्चिम भारत में और
दक्षिण भारत में हुआ है, ये भी एक जिसको बहुत कम उसका ध्यान दिया जाता है। लेकिन पश्चिम और दक्षिण भारत में उत्तर भारत से बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, बहुत लोग वहां बस भी गए हैं। ऐसा भी नहीं कि वो बसावट नहीं हुई है, जो माइग्रेशन प्रवास की एक कहे कि प्रक्रिया होती है। लेकिन उसके बावजूद ये उत्तर दक्षिण का भेद करने की कोशिश की जाती है। डीएमके को लग रहा है कि भाई विजय के साथ राहुल चले गए, हमें वहां के लोग क्या बता रहे हैं, ये बताना है कि देखो 39 सीट थी, तुम ऐसे जाते तो कितनी सीटें पाते। अब हमारे इस फॉर्मूले पर हम साथ जा रहे हैं सरकार के, तो तमिलनाडु से ज्यादा सांसद चुनकर जाएंगे, तमिलनाडु की विधानसभा ज्यादा लोगों के साथ आएगी, तो लाभ किसको होगा? जाहिर है डीएमके को लगता है कि हम यहां रहेंगे। राहुल गांधी को यह लगता है कि अगर ये विभाजन वाला फॉर्मूला हट गया, ये विभाजन लोगों के दिमाग से निकल गया, तो मोदी सरकार इसको आसानी से लागू कर लेगी और वो ऐतिहासिक हो जाएगा। देखिए, अगर वो परिसीमन लागू कराने में कामयाब होगी तो ऐतिहासिक हो जाएगा। जीत हार अपनी जगह है, लेकिन ये रहेगा ना कि नरेंद्र मोदी के समय में, और अभी जिस तरह से जनसंख्या का एक स्थिरता की तरफ बढ़ा है, लगभग यही परिसीमन अगले 50 वर्षों तक रहने वाला है। ये भी आप समझिए, इसको आप, ये सामान्य परिसीमन नहीं होगा, ये ऐतिहासिक परिसीमन होगा, इसको भी समझना चाहिए।